नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और भारी पब्लिक डिमांड पर आज मैंने बुलाया है योगेंद्र यादव को। योगेंद्र यादव जब बोलते हैं इतना मीठा बोलते हैं, मन करता है बोलते ही रहें, लेकिन जब अपने विरोधियों पर उसी मीठी बोली में वार करते हैं तो विरोधी भी कहते हैं बस। योगेंद्र यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। मैं आपका परिचय सिर्फ आपकी बोली के जरिए दे पाया, उसके अलावा मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं आपका परिचय कैसे दूं, आपको इंट्रोड्यूस कैसे करूं, आपको चुनाव विश्लेषक कहूं, आपको एक एक्टिविस्ट कहूं, आपको एक राजनेता कहूं या फिर एक किसान नेता कहूं। योगेंद्र यादव, जैसा आप समझे, चुनाव विश्लेषक कम से कम मत कहिए, अब वो पूर्व जन्म हो गया, खत्म हुआ। और दरअसल जब मैं चुनाव विश्लेषक होता था, टीवी पे आता था, तब भी मेरे ज़िंदगी का कम से कम आधा वक्त आदिवासी इलाकों में जाने में, गांव देहात में घूमने में जुड़ा था। क्योंकि ये पक्ष लोग जानते नहीं हैं, सन 1985 से लेके मैं जन आंदोलनों से जुड़ा रहा। तो मेरे साथी जो मुझे टीवी पे देखते थे, जन आंदोलनों के साथी, वो पूछते थे तुम ये टीवी पे क्या करते रहते हो चुनाव विश्लेषण। और मेरी संस्था में मेरे साथी सहयोगी टीवी वाले, अध्ययन वाले, एकेडमिक वाले, वो पूछते थे तुम ये अचानक मध्य प्रदेश के गाँव में कहाँ भाग जाते हो, किससे मिलने जाते हो, उड़ीसा क्यों जाते हो तुम। तो कुछ सबके साथ मिलते ही बना। इस वक्त मैं अपने आप को केवल एक कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ, और सही कहें तो इस देश का नागरिक, क्योंकि नागरिक का धर्म होना चाहिए कि वो आज के मुद्दों पे बोले। तो जो मुद्दा होता है उस पे बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा बने जिससे देश दुनिया का कुछ भला हो सके। हम सब तो निमित्त हैं, इससे फालतू क्या है भैया। आप पर आरोप लग रहा है कि आप अचानक किसान आंदोलन में घुस गए। अचानक ये कैसे हुआ, जरा बताइए योगेंद्र। शायद लोगों को समय नहीं मिला होगा देखने पढ़ने का कि मैं क्या करता हूँ। एक तो वो कहते हैं कि मैं किसान नहीं हूँ। अरे भाई, जैसे राजनाथ जी किसान है, कम से कम वैसा किसान तो मैं भी हूँ। रेवाड़ी ज़िले के सारनबास गांव में 4 एकड़ ज़मीन है, किसी को चाहिए तो खसरा खतौनी भेज दूंगा। हाँ, अपने हाथ से नहीं करता, वो सरदार पटेल भी नहीं करते थे, जो किसानों के सबसे बड़े नेता इस देश में थे, वो भी वकालत किया करते थे। खैर, इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैं ना करता, मान लीजिए मेरे माँ बाप गाँव में ना रहते, मेरे पिताजी का भी 1 माह पहले निधन हुआ इस जिद पे कि मैं गाँव में रहूँगा, गाँव में ही मरूँगा। मान लीजिए सब ना होता, तब क्या मुझे किसान आंदोलन में जुड़ने का कोई अधिकार नहीं? आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं 2015 से अगर मैंने कोई एक काम किया है लगातार जिद से, तो वो केवल और केवल किसान का काम है। 2015 में पंजाब ठीकरीवाल से अगस्त से हमने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था, तब भी, आज सिर्फ ट्रैक्टर मार्च नहीं कर रहे हैं। अगस्त 2015 में ठीकरीवाल पंजाब से दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकाला था, किसानों का जो अध्यादेश आ रहा था भूमि अधिग्रहण का, उसके विरुद्ध। उसी साल अक्टूबर में 2015 में कर्नाटका से हरियाणा तक यात्रा की थी, संवेदना यात्रा, क्योंकि सूखा पड़ा था, किसानों की बहुत बुरी अवस्था थी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, मैंने जाके बुंदेलखंड में काफ़ी समय लगाया। अगले साल मराठवाड़ा से बुंदेलखंड तक हमने पद यात्रा की, वहाँ पे देखा स्थिति, 44 डिग्री टेम्परेचर में की थी, मगर उसने जीवन बदल दिया, एक तरह से आंखें खोल दी। बुंदेलखंड में घूम के मुझे समझ आया कि हिंदुस्तान के किसान की क्या स्थिति है। हमारा इलाका जो रेवाड़ी है दक्षिण हरियाणा में, इसमें किसानों को सरसों और बाजरा की खरीद हो, उसके लिए तो पिछले 4 साल से हर साल आंदोलन करते हैं, मंडी मंडी में जाते हैं। 2017 में जब मध्य प्रदेश में मंदसौर में गोली चलाई सरकार ने, वहाँ सब लोग पहुँचे और वहाँ पहली बार हम सब लोगों ने मिल के एक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की स्थापना की। तो मेरा अपना संगठन जय किसान आंदोलन, जिसका बिल्ला पहना हुआ है, 2015 में बना था, हम भी उसमें शामिल हुए। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसके जरिए हमने पूरे देश में किसान मुक्ति यात्राएं की 2017 में, 2018 में, 2018 में फिर पूरे देश में किसानों को एमएसपी मिले, इसका आंदोलन किया। बहुत बड़ी पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर हमने जनसंसद की थी, मुझे याद है तब आपने इंटरव्यू किया था। किसानों की संसद की थी, महिला किसान की संसद हमने की थी। किसानों की तरफ से हमने कहा कि सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, विकल्प देंगे। 2018 में पहली बार हम एक वैकल्पिक बिल लेके आए। 2019 में इस चीज़ पे लगे रहे। जब सरकार जा रही थी आरसीईपी समझौता करने, उसका विरोध किया। और ये बिल पहले दिन से जब से बना, इसके बारे में बोल रहे हैं। खैर, पता नहीं क्यों मैं आपको सीवी सा सुनाने लग गया। नहीं, मेरा मकसद आपसे यही पूछना था। अब आपने देखिए पूरे 5 साल का अपना कामकाज बताया,
कि आपने गांव-गांव घूमकर इंटीरियर्स में जाकर किसानों का हाल जाना, पदयात्राएं की, एक्टिविस्ट के तौर पर आवाज़ भी उठाई, लेकिन वो जो राजनेता का करियर है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। हाल में आप इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा तो बने, किसान आंदोलन का, लेकिन वो आपकी राजनेता की छवि और आपका रिकॉर्ड, आपका इतिहास ही है कि आपको बातचीत में सरकार ने शामिल करने से इनकार कर दिया, और शायद किसान संगठन भी नहीं चाहते कि आप बातचीत में शामिल हों। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, या आपने खुद अपने आप को अलग किया है? किसान संगठन नहीं चाहते, ये बात कतई झूठ है। बिल्कुल मैं सच आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आए हम 26 तारीख को किसान यहाँ पहुँचे, 1 तारीख को सरकार की तरफ से पहला न्योता आया बातचीत का। सरकार ने केवल पंजाब के उन 32 संगठनों को बुलाया जिससे वो पहले बात कर रही थी। तो पंजाब के संगठनों ने कहा नहीं, हमारी एक 7 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति है, उसके 7 सदस्यों को बुलाइए। 3 तो पंजाब में ऑलरेडी थे, तो 4 और को बुलाइए। तो 4 लोगों के नाम गए, शिव कुमार कक्का जी, हन्नन मौला, योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह। ठीक है। और उसमें जैसे ही ये नाम गए, खुद गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया। बलबीर सिंह राजेवाल जो हमारे पंजाब के प्रतिष्ठित लीडर हैं, 7 सदस्यीय समिति के मेंबर हैं, उनको खुद गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि बाकी किसी को ले आओ, योगेंद्र यादव को मत लाओ। उन्होंने कहा क्यों? कब नहीं, वो राजनीतिक आदमी है। उन्होंने कहा लेकिन यहाँ तो कम से कम 10 लोग हैं जो कि राजनीतिक किसी ना किसी दल से कभी संबंध रखे हैं, आज भी हैं। हन्नन मौला हैं जो कि सीपीएम के 8 बार एमपी रह चुके हैं, सीनियर मोस्ट लीडर्स में से हैं। अमित शाह जी ने कहा वो सब ठीक है, मगर योगेंद्र यादव को मत लेके आइए प्रतिनिधिमंडल में। तो मेरे किसान संगठनों ने क्या कहा? किसान संगठनों ने कहा अगर ऐसा है तो हम बायकॉट करेंगे। ओके, आप क्यों चुन रहे हैं कि हमारा कौन साथी आए कौन नहीं आए? मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा कि ना भाई, किसी एक व्यक्ति के नाम पे बायकॉट मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप जाइए वार्ता में। तो मैं तब से लेके आज तक वार्ता में नहीं हूँ, लेकिन 7 सदस्यीय समिति जो बनी है पूरे इस आंदोलन का संचालन करने के लिए, तमाम संगठनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसका पहले दिन से सदस्य रहा हूँ। आपने देखा होगा आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर मैंने ही बताया है कि क्या फैसला होगा। कोई एक चेहरा नहीं है, आप ये ना कहिए कि मैं इस आंदोलन का चेहरा हूँ। इस आंदोलन की खूबसूरती यही है कि कोई एक चेहरा नहीं है, और मैं समझता हूँ वही इसकी स्ट्रेंथ है। पर लेकिन योगेंद्र जी, कोई तो बात होगी ना। जैसे आपने खुद कहा, राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके हैं, वीएम सिंह, उनका भी बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है। ऐसे में सिर्फ योगेंद्र यादव को बातचीत से दूर क्यों रख रही है सरकार? क्या वजह, आपको क्या समझ में आता है? मुझे तो समझ नहीं आता, आप उनसे पूछिए। सवाल आपका बहुत अच्छा है, मगर आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। आप उनसे पूछो ना कि क्यों है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। शायद हो सकता है उनको ये लगता हो कि ये आदमी अंदर आ गया तो कुछ ज़्यादा पेच पकड़ लेगा, कुछ ज़्यादा टेढ़े सवाल पूछ लेगा। शायद वो बलबीर सिंह राजेवाल जी को नहीं जानते। जब तक वो हैं, जब तक कविता कुरुगंती हैं, जब तक युद्धवीर सिंह हैं, जब तक दर्शन पाल हैं, इन लोगों के रहते हुए कोई उल्लू नहीं बना सकता। मैं 2-4 के नाम ले रहा हूँ, पर मैं बाकी 10 नाम और ले सकता था। अब वो जमाने लद गए जब आप किसानों को बातचीत के टेबल पे बुला के बहुत चौधरी साहब नमस्ते राम राम करके उल्लू बना के वापस भेज सकते थे। ठीक है ना योगेंद्र जी, आपने जो कहा ना बड़ा दिलचस्प है। रखने से कुछ आपने कहा उनसे पूछो उन्हें क्या दिक्कत है। दरअसल सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या बीजेपी समर्थकों की तरफ से कहा जाता है कि आप घोर मोदी विरोधी हैं, घोर मोदी विरोधी, और आप लेफ्टिस्ट हैं, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं। इसीलिए आपको इस बातचीत से दूर रखना जरूरी था, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है किसान आंदोलन कभी खत्म हो। आपको सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करना है, उसको झुकाना है। पहली बात, घोर मोदी विरोध। आप तो मानिक पढ़ते भी रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पत्रकारों से कई बार मेरी शिकायत होती है कि वो पढ़ते नहीं है, मगर आप तो पढ़ते रहते हैं। आपने याद होगा मैंने एक लेख लिखा था घोर मोदी विरोधियों की मूर्खता के बारे में। मैंने कहा था कि घोर मोदी विरोध करना, रोज़ सुबह उठ के ढूंढना कि अच्छा मोदी जी का क्या विरोध किया जाए, कैसे विरोध किया जाए, ये बहुत ही खोखली मानसिकता है। आप केवल और केवल ये देखिए देश कैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी। हाँ, देश दुनिया को आगे बढ़ने के लिए जो लोग उस वक्त उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपको उसके विरुद्ध बोलना होगा। लेकिन जब वो अच्छा काम करते हैं, मैं तो खुल के प्रशंसा करता हूँ। जब नई शिक्षा नीति आई, मैंने लिख के बोला कि नीति कागज पे बिल्कुल सही है, व्यवहार में जो होगा वो अलग बात है, ये अच्छा काम है, इसका समर्थन करना चाहिए। तो किसी भी एक व्यक्ति का विरोध करना तो मानसिक दिवालियापन है, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति को, जैसे एक व्यक्ति की पूजा करना दिवालियापन है कि मैं फलां वादी हूँ, मोदी भक्त हूँ,
किसी एक व्यक्ति का भक्त होना मानसिक दिवालियापन है, और एक व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में विरोध करना भी दिवालियापन है भाई। वो व्यक्ति अच्छा काम करे, समर्थन कीजिए, बुरा करे उसका पर विरोध शिक्षा कीजिए। नीति के अलावा मोदी जी ने आपने भी RCEP पिछले को 6 रद्द साल किया। में बहुत ज्यादा मैंने लिख तारीफ के नहीं कहा की, कि बहुत नहीं अच्छा की है काम कोई किया सरकार उन्होंने। की। क्या आप ये कह रहे हैं 6 साल में मोदी सरकार में सिर्फ एक ही अच्छा काम हुआ है, शिक्षा नीति? नहीं, मैंने अभी आपको बताया RCEP उन्होंने वापस लिया, मैंने उसका समर्थन किया। रही बात मोदी सरकार के कुल काम की, मेरी ये राय है, मैंने खुल के बोली है, आज भी बोल सकता हूँ। मैंने 2 बातें कही हैं, आपको दोबारा कह देता हूँ। पहला तो ये कि इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे, बुरे देखे, स्मार्ट देखे, ढक भी देखे, कमेरे देखे, निकम्मे देखे, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। मोदी जी झूठ बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं कि मुझे लगता है कि यार भारत का प्रधानमंत्री इस स्तर पे आ गया है। ये बात है, ये बात मैं खुल के कहता हूँ, अगर वो गलत हो तो आप बता दीजिएगा। वैसे दूसरी रही बात लेफ्टिस्ट होने की। हाँ जी। करेक्ट। हाँ, बोलिए, मैं यही कहने वाला था कि क्या आप लेफ्टिस्ट खुद को मानते हैं? एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट होने की। मजे की बात ये है मानिक भाई, इतना इस देश में अभी अनपढ़ता छा गई है कि हर व्यक्ति कोई लेफ्टिस्ट है। मैं संयोग से JNU में था जब वहाँ लेफ्ट का बोलबाला होता था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन का बोलबाला होता था, और मैं उन संगठनों में से था जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टियों के दबदबे के विरोध में राजनीति की थी। मैं आता हूँ लोहिया जयप्रकाश नरेंद्र देव की परंपरा से, जिन्होंने अपने आप को इस देश में कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे घोर आलोचक रहे वो लोग तो। लेकिन हाँ, अगर गरीब की बात करना लेफ्टिस्ट है तो भाई मैं एकदम लेफ्टिस्ट हूँ। अगर इस देश में ये कहना कि धर्म का बंटवारा नहीं होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति को आगे करना चाहिए, तो अगर ये लेफ्टिस्ट है तो मैं एकदम लेफ्टिस्ट हूँ। और उसके साथ एक और बात बता दूं मानिक, उस परिभाषा के हिसाब से सिर्फ मैं ही लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, भारत का संविधान भी लेफ्टिस्ट है। भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? सोशलिस्ट डिक्लेयर करती है। सोशलिस्ट शब्द को छोड़ दीजिए, वो इंदिरा गांधी ने डाला बिल्कुल था। ठीक है। वो इक्वालिटी की बात सही है। करती है। तो मोदी वो सरकार को अंतिम 6 व्यक्ति साल के में 10 में welfare से की बात कितने नंबर करती है। देते हैं? अगर ये लेफ्टिस्ट है तो भैया हम लेफ्टिस्ट देश में रहते हैं। हाँ। जी, 6 साल में मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देते हैं? नंबर काश में देने की स्थिति में होता। आपको सच कहूं तो पिछले 6 साल में इस देश की जो कमज़ोर सी इमारत बनी थी, कोई बहुत शानदार इमारत नहीं बनी थी। पिछली जिन पार्टियों ने इस देश को चलाया, बहुत अन्याय किया, बहुत धोखा किया। इस देश की आज़ादी आंदोलन की विरासत को के पे जो होना चाहिए था वो कुछ नहीं किया। लेकिन जो कच्ची इमारत बनी थी उसकी एक एक ईंट निकालने का काम इस सरकार ने किया है। इस देश के, भारत के 3 मुख्य स्तंभ हैं, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी को इस सरकार ने तहस नहस करने का काम किया है, बिल्कुल इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। डाइवर्सिटी में तो मुझे लगता है इस देश का जो ताना बाना है उसे तोड़ने के लिए क्या नहीं किया। सरकार ऊपर से हिंदू को मुसलमान से भिड़ाओ, अब ये खालिस्तान की बात लेके आए हैं, हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति करते हैं, तो ये तो देश तोड़ने का काम। पर आपकी बात को गंभीरता से क्यों लिया जाए योगेंद्र जी? आप तो राजनेता भी हैं, ना इन्होंने कुछ किया। स्वराज इंडिया है, आप तो चुनाव भी लड़वाते हैं, डोनेशन भी लेते हैं पब्लिकली। आपकी बात को, जो आप सरकार के खिलाफ कहते हैं, उसको गंभीरता से क्यों लेगा कोई? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे राजनीति करना पाप है, जैसे राजनीति करने का मतलब गुंडागर्दी है। अगर ऐसा है तो आपको मोदी जी के बारे में भी कहना चाहिए। अच्छा, मजे की बात क्या है मानिक भाई, कि ये बीजेपी वाले लोग टीवी पे आके कहते हैं ये राजनीति करता है। अरे भाई, आपने धर्मशाला खोल रखी है, भारतीय जनता पार्टी क्या है? धर्मशाला का नाम है क्या? आपको एक बात साफ कर दूं, राजनीति करना सबसे बड़ा धर्म है। एरिस्टोटल ने बोला था अंग्रेजी में, पॉलिटिक्स इज द हाईएस्ट एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ। मैं आज की भाषा में कहता हूं, राजनीति युग धर्म है। हम जिस युग में जी रहे हैं मानक भाई, उसमें कुछ भी भला होगा वो राजनीति के जरिए होगा। इसलिए राजनीति में सबसे बड़े संत को भी, महात्मा गांधी को भी राजनीति में उतरना पड़ा था। चूंकि राजनीति में सबसे बड़े गुंडे आते हैं, इसलिए हर धर्मात्मा को, जो समझता है कि हर साधु को राजनीति में आना पड़ेगा, आना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी की किसान सम्मान निधि योजना जो है, उसमें साल में 6,000 रुपए किसानों के खाते में जाते हैं। योगेंद्र जी, आप भी किसान हैं, तो आपके खाते में आते हैं वो 6,000 रुपए या नहीं आते हैं?
लिमिट इसमें यह है कि जो इनकम टैक्स पे जिसने कभी किया हो उसको नहीं मिलते, जो कि अच्छी लिमिट है, इस लिहाज से मुझे नहीं मिलते। हाँ। मिलने चाहिए भी नहीं। लेकिन ये योजना से कुछ फ़ायदा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री उसका बैंड बाजा ज़्यादा ना बजाएं तो इसमें बुरी बात नहीं। मैंने कहा अच्छा किया, कम से कम चलिए 6,000 रुपये साल में देते हैं। लेकिन आजकल सरकार ने क्या किया है कि उसकी हर इंस्टॉलमेंट को ऐसा पेश करते हैं जैसे कोई नई घोषणा हो गई हो। तो मैंने कहा यार ये तो अब ऐसा करेंगे कि वित्त मंत्री हर महीने की 2 तारीख को आके कहेंगी ऐतिहासिक घोषणा, इस महीने सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने वाली है। ऐसा काम तो ना करे ना, अच्छी योजना है भाई। आप इसको जब ये कहते हैं कि मोदी तो और भी इनकी अच्छी हो सरकार किसान विरोधी है, तो फिर उनको भी बताना पड़ेगा कि हमने क्या क्या काम किए हैं। अब से पहले तो शायद ये नहीं करते थे कि हर इंस्टॉलमेंट को इस तरह से इवेंट बनाकर लॉन्च करते थे, अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन जब आंदोलन चल रहा है और हर दिन वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो के नए आरोप लगते हैं, तो इसलिए इधर से वो भी बताएंगे कि हमने अकाउंट में देखिए सीधे पैसे डाला है, जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तो मैं इस योजना के बारे में आपके विचार जानना चाह रहा था। क्या ये योजना अच्छी मानते हैं आप इसको, सीधे अकाउंट में पैसा? इसका अमाउंट अपर्याप्त है, बहुत कम है। क्योंकि क्या होता है कि साल में 6,000 रुपया, महीने का 500 रुपया, Right. और अगर 5 लोगों का घर है तो एक महीने का प्रति व्यक्ति 100 रुपया, एक दिन का 3 रुपया। खैर ज़्यादा गंभीर बात ये है कि चलिए आप 500 रुपये भी महीने का देते हैं, अच्छी बात है, किसान को देना अच्छी चीज़ है। इस योजना में मैंने 2-3 सुधार बताए थे। एक तो ये कि इससे जो बटाई पे खेती कर रहा है, जिसके नाम ज़मीन नहीं है मगर जो कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलता, भूमिहीन मजदूर को नहीं मिलता, उनको भी कर दिया जाए जैसे तेलंगाना में किया, उड़ीसा में किया, तो वो योजना और बेहतर हो जाएगी। 500 रुपये की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकें, योजना और अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप 500 रुपये तो दे देते हो, लेकिन उधर डीजल में उसका 1,000 रुपये ले लेते हो। वो क्यों कर रहे हो? सरकार जितना एक हाथ से दे रही है, दूसरे हाथ से वापस ले रही है। आपको ध्यान होगा, जब ये सरकार आई थी सत्ता में, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का क्या दाम था? आज उससे आधे के करीब है कच्चे तेल का दाम, लेकिन आज डीजल का दाम तब से दुगना हो गया है। तो ये सब तो किसान की जेब से जा रहा है ना। तो एक हाथ से आप दे रहे हो, बड़ा प्रचार करते, दूसरे हाथ से आप ले रहे हो। अच्छा, ये ठीक नहीं है। अब मैं वापस उसी पे आ रहा हूँ जो सरकार और बीजेपी की तरफ से आप पर आरोप लगता है कि आप नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो। आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकार पर दबाव बना रहे, सरकार को आप किसी भी तरह से झुकाना चाहते हैं, और फिर उसमें मोदी विरोध वाला एंगल भी आ जाता है। और फिर वो कहते हैं देख लीजिए जो सीए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, दिल्ली में दंगे हुए थे, उसमें भी योगेंद्र यादव का रोल था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आपका नाम भी वो लोग कोट करते हैं। इस पर क्या कहेंगे योगेंद्र जी? पहली बात, सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन में विरोध करने के संयोग ऐसा, अब अंदर की बातें तो आपको पूरा बता नहीं सकता। परसों मैं खुद अपने मुंह से ये बात कह रहा था। मैं किसी को बैठा के कह रहा था कि भाई देखो, आप मोदी विरोधी हो, अच्छी बात है, लेकिन इस आंदोलन का प्रयोग केवल सरकार को गिराने के लिए करना ये ठीक नहीं है। आंदोलन का प्रयोग मत कीजिए। इस आंदोलन में अगर किसान को कुछ मिलता है, बस हमें केवल और केवल एक चीज़ पे फोकस करना है, किसान जाए तो उसके हाथ में कुछ हो। ये 3 कानूनों की जो ज़बरदस्ती भेंट उसके सर पे मारी गई है वो हट जाए। लेकिन सिर्फ मुसीबत हटाना इस आंदोलन का उद्देश्य नहीं हो, कुछ मिलना चाहिए, एमएसपी पे हो, कुछ और चीज़ पे हो, किसान कुछ लेके जाए, ताकि किसान के मन में ये एक स्वाभिमान आए कि हाँ, मुझे जो चाहिए मैं ले सकता हूँ। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में अगर कुछ गंभीर बातचीत होती है, आप देखेंगे मैं उनमें से हूँ जिसने हमेशा कहा है कि सिद्धांत पे अडिग रहिए, लेकिन बाकी चीज़ों पे पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वैसे मेरी बात नहीं है, महात्मा गांधी ने चीज़ें सिखाई थी, मैं तो उसी को फॉलो करता हूँ। तो ऐसे कई लोग जरूर होंगे जो कि केवल मोदी विरोध के लिए इस आंदोलन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। रही बात दिल्ली दंगों की, मैं तो हैरान हूँ मानक भाई, आप जैसे गंभीर व्यक्ति भी उस बात को कह रहे हैं। मैंने क्या कहा दिल्ली दंगों के वक्त, दिल्ली दंगों से पहले मेरी एक स्पीच आप देख दीजिए जिसमें मैंने महात्मा गांधी का नाम न लिया हो, एक स्पीच जिसमें मैंने कहा हो कि अहिंसा से ही होगा, जिसमें मैंने नहीं ऐसा बोला हो। और दिल्ली पुलिस ने क्या आरोप लगाया है? आरोप है दिल्ली पुलिस की, बोल तो दिया था दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इनका नाम आया, लिखा क्या हुआ है? एक व्यक्ति ने कहा है योगेंद्र यादव फलां 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 जैसे लोग आते थे और भड़काऊ भाषण देते थे।
अब भाई मेरा तो एक एक भाषण रिकॉर्डेड है, दिल्ली पुलिस के पास कॉपी होगी। मैंने कहा भैया आपके पास ना हो तो मेरी फेसबुक पे पड़ा है, आपके दर्शक भी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने दिल्ली दंगों से 2 महीने पहले तक एक एक जो स्पीच दी है वो पढ़ी है। मैं आज भी चुनौती देता हूँ आपको भी, दिल्ली पुलिस को भी, किसी भी पत्रकार को, किसी भी नागरिक को, आप उसमें से 1 मिनट दिखा दीजिए उन घंटों की रिकॉर्डिंग में जिसमें मैंने किसी किस्म की हिंसा की बात की हो, भड़काने की बात की हो, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ करने की बात की हो। अगर वैसा हो तो बिल्कुल ऐसे लोगों को तो सार्वजनिक जीवन छोड़ देना चाहिए। अगर यही कसौटी आप बीजेपी वालों पे लगाएंगे तो कई बेचारों को छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल खुली इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। और यही नहीं मानक भाई, जब दंगा हो रहा था, होने वाला था जाफराबाद के अंदर जहाँ लोग इकट्ठे थे, मैंने वहाँ उस दिन जाके भाषण दिया और कहा कि ये जो सड़क के ऊपर खड़ी हैं महिलाएं, इनको वापस लेके आइए। मैं नहीं जानता कितने नेताओं की हिम्मत होगी, जब वहाँ इतना टेंस माहौल था, पुलिस थी, आंसू गैस चले भी थे। उसके बाद मैंने कहा मैं आपका मित्र हूँ, 2 बार यहाँ आया हूँ, 3री बार आ रहा हूँ और मित्र के नाते कह रहा हूँ, आप सड़क पे मत जाइए, बहाना मत दीजिए किसी को, मामला बिगड़ेगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। हमें बनाना नहीं है, हमें शांति से इस आंदोलन को चलाना है। मेरी वो स्पीच भी मेरी फेसबुक लाइव पे है, आप उसको भी देख लीजिएगा। उस कहने के बाद दिल्ली पुलिस करती है, और मज़े की बात है चार्जशीट में मेरा नाम है। आज तक दिल्ली पुलिस ने मुझसे 1 मिनट पूछा नहीं है, एक बात मेरी रिकॉर्ड पे है, बिना पूछे नाम है। कल को मानक भाई आपको बिना पूछे, आपसे बिना बात किए और कह दें फलां स्कैंडल में मानक का पुलिस की चार्जशीट में नाम है, आप कहेंगे भैया एक बार मेरे से आके पूछ तो लेते। और मेरे से पूछना नहीं है, चलो मेरा ट्विटर है, फेसबुक है, मेरे हर बयान है, रिकॉर्ड है, सब कुछ है, वो तो देख लो यार। अब आप ही बताइए ऐसी चीज़ पे क्या करें, हंसे या रोए। अच्छा इन्होंने क्या किया, मज़े की बात बताता हूँ। चार्जशीट के अंदर एक और लिखा है, ये कहा है कि जिस दिन दंगे हुए उस दिन योगेंद्र यादव एक मीटिंग में आए और उन्होंने कहा शाबाश हमारा मिशन कामयाब हुआ, दिल्ली में दंगे हो गए। मैंने कहा यार मेरे को डायलॉग ही देना था, थोड़ा सा तो अच्छा डायलॉग दे देते। मोगेम्बो वाला डायलॉग काहे को दिया, जो मुझे जानते हैं मोगेम्बो वाले डायलॉग तो मैं कम से कम नहीं देता हूँ। ये स्थिति है तो हास्यास्पद है। अगर कहानी भी लिखनी थी, कोई अच्छी कहानी तो लिखवा लेते। तो फिर क्यों किया गया, क्यों आपका नाम डाला गया? डालते, जैसे आप कह रहे हैं, गंभीरता से डालते, सबूत पेश करते, मुझसे पूछताछ करते, गिरफ्तार करते, कार्रवाई करते, फिर सिर्फ नाम डालकर क्या क्यों डाला गया, क्या लगता है आपको? फिर आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, फिर दोबारा आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। मैं क्या जवाब दूं बताइए। हो सकता है सिर्फ ये हो कि भैया नाम डाल के रखो, आगे जब जरूरत होगी तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और आजकल तो ऐसे ऐसे कानून हैं कि किसी को पकड़ के अंदर कर दो और फिर 2-3 साल तक तो सुनवाई, 2-3 साल दबाने डराने की कोशिश क्या हुई है, क्या कभी खुले तौर पे भी हुई है क्या? नहीं, मेरे अब तक दिल्ली पुलिस ने डायरेक्टली मुझे धमकाने की कोशिश नहीं की है। अब ये किसान आंदोलन के बाद क्या होगा वो खैर आपको पता लग जाएगा। इसका तरीका यही होता है कि किसी केस में नाम किसी का डाल के बस छोड़ दो, आगे कभी जरूरत होगी तो मामले को आगे ले आएंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। यही तरीके होते हैं, इन्हीं हथकंडों से किया जाता है सब काम। ओके योगेंद्र जी, ऐसे में जब आपको पता है राष्ट्रवाद की लहर चल रही है पिछले 5-7 साल से बहुत तेज हिंदुस्तान में, ऐसे में 26 जनवरी की परेड के दिन किसानों की ट्रैक्टर मार्च निकालकर, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा कि ये दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी करने की कोशिश हो रही है। आपको नहीं लगता ये गलत होगा? जैसे 26 जनवरी की परेड जिस दिन हो रही है उस दिन किसानों की परेड निकाली। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन यदि सरकार के मंत्री और यूनिफॉर्म वाले लोग परेड करें तब तो गण का इज्जत बढ़ती है, और गणतंत्र के दिन अगर गण यानी कि जन और उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसान अगर वो ट्रैक्टर पे तिरंगा लेके आए तो देश की इज्जत कम हो जाएगी। नहीं तो क्योंकि वो किसान तो विरोध कर रहा है ना सरकार का। अगर वो ट्रैक्टर मार्च करेगा तो विरोध हुआ। फिर आप मान रहे हैं, आपने हमारी प्रेस रिलीज भी नहीं पढ़ी है। हमारी प्रेस रिलीज क्या कहती है? ये गणतंत्र किसान परेड होगी। इसमें क्या होगा? झांकी होगी। जो कहते हैं कि सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, वो हो सकता है इसके अंदर 25 राज्यों की झांकी देख लें, 25 राज्यों के किसानों को देख लें। इसके अंदर
ऐसे किसान होंगे जो कि सेना में सर्व कर चुके हैं, अपने मेडल लेके खड़े होंगे। इसमें हो सकता है कुछ ओलंपिक के खिलाड़ी भी खड़े हों किसान के साथ, सब लोग होंगे। इससे देश का गौरव कम होगा? मैं तो हैरान हूँ। जिस देश में जनता उस देश का ध्वज लेके बाहर निकलती है, उस देश का तो माथा ऊंचा हो जाना चाहिए, नहीं, ये सीना जनता, चौड़ा हो जाना चाहिए। योगेन जी, ये तो आप कह रहे हैं कि ये जनता लेकर निकल रही है। अब जैसे आपने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, वो गलत है। ये तो एक तथ्य है, फैक्ट है ना, कि सिर्फ 40-41 संगठन किसानों के ऐसे हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं। ज्यादातर किसान इसमें पंजाब हरियाणा के हैं। ये तो फैक्ट है, ये तो सब देखा जा सकता है। दोनों बातें गलत हैं। पहला ये कि 40-41 संगठन नहीं है, सरकार ने 40 को वार्ता के लिए बुलाया है। इसमें कम से कम 400 संगठन शामिल हैं। 250 संगठन का एक अलायंस है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके फाउंडर्स में से मैं हूं। और दूसरा अखिल भारतीय किसान महासंघ, जिसमें कोई 125-150 संगठन शामिल हैं। उसके अलावा भी तमाम, टिकैत जी का संगठन इन दोनों का हिस्सा नहीं है, वो भी शामिल है। 400 से ज़्यादा संगठन शामिल है, पहली बात। दूसरा, हाँ, दिल्ली के इर्द गिर्द जो हैं उनमें से अधिकांश किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और राजस्थान के हैं। राजस्थान का जो नज़दीकी इलाका है। लेकिन मानक भाई, यही तो 4 राज्य हैं जो कि दिल्ली के इर्द गिर्द हैं। वो कहते हैं बिहार के किसान क्यों नहीं है, मैं कहता हूँ पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं चल रही। आप ऐसा कीजिए, पैसेंजर ट्रेन इस देश में 10 दिन के लिए चलवा दीजिए, फिर आप गिनिएगा बिहार से कितने किसान आते हैं, फिर आप देखिएगा महाराष्ट्र के लोग कैसे आते हैं, और वो कर्नाटका का किसान कैसे आए, वो हवाई जहाज करके आए क्या दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए। सच ये है कि इसमें देश भर में रोष है, लेकिन दिल्ली के इर्द गिर्द जो जमावड़ा है वो 4 राज्यों का है, और वो आज तक हमेशा हर किसान आंदोलन में हुआ है। जब महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन हुआ था, उसमें कहाँ से लोग आए थे? कर्नाटका से आए थे क्या? तमिलनाडु से आए थे क्या? उसके नेता आए थे, लेकिन किसान तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। तो ये तो स्वाभाविक होगा, इसमें नई बात क्या है? ओके, ऑलराइट। आपको आम आदमी पार्टी में जाने का कभी पछतावा होता है क्या योगेंद्र जी? ना भाई, वो दिन था और आज का दिन है। ना कभी देखा, ना कभी सोचा, पछतावे की तो बात ही नहीं है। शुरू में ज़रूर लोग पहले 6 महीना मेरे से पूछा करते थे, आपने क्यों छोड़ दिया, इतनी अच्छी चीज़ थी, आपको वहाँ रहना चाहिए था। 6 महीने के बाद उनमें से जो सही लोग थे उन्होंने मुबारक देनी शुरू कर दी, आप सही समय रहते छोड़ दिए। और उसके बाद वो जब राज्यसभा की टिकट बिकने वाला मामला हुआ था ना, उसके बाद तो लोग आके गले लगाते थे, योगेन जी अगर आप वहाँ रहते तो पता नहीं क्या स्थिति रहती। तो अच्छा हुआ, कम से कम उस तरह के सवाल तो नहीं पूछे जा रहे। हाँ, कुर्सी नहीं रही, लेकिन कुर्सी लेके ऊपर जाएंगे क्या मानिक भाई, पता नहीं। कई लोगों को लगता है कि वो शायद कुर्सी लेके ऊपर जाएंगे। मुझे तो पता है, पिताजी मेरे अभी गए हैं, गए तो लोगों ने उनके कुछ अच्छे कामों को याद किया, उनकी नेकी को याद किया, तो नेकी लेके ही जाएंगे। जो सोचते हैं कि कुर्सी लेके साथ चले जाएंगे, पता नहीं वो क्या सोचते हैं। अच्छा, किसान आंदोलन पर एक भविष्यवाणी कर दीजिए फिर, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा या नहीं होगा, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, क्या होगा? सरकार मानेगी नहीं मानेगी ये तो नहीं कह सकता। 2-3 बात सिर्फ कह सकता हूँ। एक भविष्यवाणी तो ये कर सकता हूँ, देखो फिर भविष्यवाणी के चक्कर में पड़ गया ना। एक भविष्यवाणी तो ये कर सकता हूँ कि जितना लंबा चलेगा उतना ही महंगा सौदा होगा इस सरकार के लिए। आज भी 2 महीने तो हो गए हैं, आज भी सरकार जल्दी ख़त्म कर लेगी तो सस्ते में छूटेगी। जितना लंबा होगा ये महंगा सौदा साबित होगा। दूसरा, सरकार इसमें माने न माने ये तो अब मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन किसान इस आंदोलन से आत्मविश्वास लेके जाएगा, किसान इस आंदोलन से कुछ गेन करके जाएगा। और एक और बात बता दूँ, अगर ये आंदोलन बिना किसी सफलता के ख़त्म होता है तो इस देश में अगले 20 साल तक कोई किसान आंदोलन नहीं होगा। आखिरी सवाल योगेंद्र जी, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आपके विरोधी बहुत ट्रोल करते हैं आपको, पूरा दिन मैं देखता हूं कि आपकी खिंचाई करने में, आपका विरोध करने में लगे रहते हैं। आपको उससे फ़र्क पड़ता है क्या, बुरा लगता है कभी? क्योंकि कई बार तो आपके पुराने नाम, आपके धर्म और वो पता नहीं कहाँ कहाँ वो बात चली जाती है। बुरा लगता है क्या ये सब देख के? सच कहूँ, इतनी मोटी खाल तो अभी नहीं हुई है कि फ़र्क ना पड़े। कभी कभी पढ़ता हूँ, ख़ास तौर पे वो सलीम नाम लेके जो होता है, मेरे को कभी लगता है यार कोई और दूसरा देश होता
तो इस किस्से पर फिल्में बनती कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने बाप को गंडासे से कटते हुए देखा मुसलमानों के द्वारा और फिर उसने तय किया कि अपने बच्चे को मुस्लिम नाम दूंगा। किसी और देश में फिल्में बनती इन चीज़ों पे, ये लोग मजाक बनाते हैं इस चीज़ का, इसको आरोप की तरह लगाते हैं। कैसा देश हो गया है। तो कभी कभी थोड़ी मायूसी होती है, लेकिन फिर मेरे को बताया जाता है कि देखो आजकल 2 रुपए का रेट चलता है। योगेंद्र यादव के खिलाफ कितने ट्वीट कर दिए, सिर्फ मेरे ही नहीं, शायद बाकी सब पे भी चलता होगा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी चलता होगा, राहुल गांधी के खिलाफ भी चलता होगा कि जो बेचारा ट्वीट कर देता है उसको 2 रुपए के हिसाब से पैसा मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि चलो यार, किसी का रोजगार ही हो गया, किसी के घर के अंदर कुछ पैसा ही आ गया होगा। अगर उनके मन में अंदर से कुछ नफरत हो तो फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन कई बार जब मैं बातें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ तो शायद कर रहा हूँगा, इसीलिए इतने परेशान हैं। कभी कभी इससे संबल भी मिलता है कि हाँ, कुछ तो शायद ठीक ही कर रहा हूँगा। और जो एक मेरी आस्था है, हाँ। इस देश में जो आस्था है, भारत के स्वधर्म में आस्था है, वो आस्था मेरी नहीं डिगती। और भारत के स्वधर्म का जो विश्वास है कि इस देश के स्वधर्म को रक्षा करनी है, वो विश्वास मुझे बनाए रखता है, वो मुझे आगे लेके जाता है। मतलब धर्म में आपकी आस्था है क्या? भगवान में आपकी आस्था है क्या? वैसे मानते हैं आप भगवान में? मैं पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जो धर्म शब्द है मेरे बहुत प्रिय शब्दों में से एक है। हमारी बिटिया के नाम में हमने शब्द जोड़ा, क्योंकि ये जो धर्म है हमारा, उसका मतलब रिलीजन नहीं है, उसका मतलब ये पूजा पाठ, पंडित, मौलवी, गुरुद्वारा, ये सब नहीं है। धर्म जो धारण किया जाए, जो जीवन का सबसे बड़ा जो ड्यूटी है एक इंसान का, ये मेरे सबसे प्रिय शब्दों में से एक है। इसीलिए मैं राजनीति को युग धर्म कहता हूँ। वो जो धर्म है, ये पश्चिम का रिलीजन नहीं है हमारा धर्म, ये धर्म और भारत का स्वधर्म, भारत के स्वधर्म को हम सच्चे अर्थ में हासिल कर सकें, यानी कि जो शुभ है उसको सच में बदल सकें, यही राजनीति है। इसीलिए मैं राजनीति को धर्म मानता हूँ और उस धर्म के लिए कटिबद्ध हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया योगेंद्र जी आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। मुझे भी अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।